पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.1, पहला न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है एन ईएमएफ ऑफ 0.4 an EMF of 0.45 volt is induced between two ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What will strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of a bar, assuming that all other factors remains same. तो पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको उसने इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है, आपको इंड्यूस ईएमएफ दिया है जिसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया। इसकी वैल्यू हमें दी है 0.45 वोल्ट 0.45 वोल्ट। ये जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है ये तब प्रोड्यूस हुआ जब वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी आपके पास 0.22 टेस्ला, ये आपके पास थी मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ 1.5 वोल्ट इंड्यूस करना चाहते हैं, 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हैं, तो आपने बताना ये है कि इसके लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होगी। हमने मैग्नेटिक फील्ड B2 फाइंड करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है B2। इससे पहले बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा है मोशनल ईएमएफ वाला, यूजिंग मोशनल ईएमएफ यूजिंग रिलेशन। हम रिलेशन यहां पर कौन सा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। तो E1 जो होगा ये VB1 L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, E2 जो होगा वो VB2L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये दो रिलेशंस हम बनाते हैं E1 के लिए और E2 के लिए। स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा है कि EMF और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, कंडक्टर भी सेम रहेगा और एंगल भी सेम रहेगा। तो आपने इस B2 की वैल्यू को फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस का हम रेशो ले लेते हैं, हम E1 का E2 के साथ रेशो ले लेते हैं। E1 आपके पास है VB1L साइन ऑफ थीटा और E2 आपके पास है VB2L साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा L और V कैंसिल हो गया, आपके पास E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, ये बच गया। अब यहां से आपने निकालना है B2, B2 को इधर लेकर आएंगे तो B2 इज इक्वल टू, इधर मौजूद है B1 और ये E1 E2 उधर जाके उलट हो जाएगा, इधर हो जाएगा E2 ओवर E1। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। B1 की वैल्यू आपके पास 0.22 टेस्ला है, E2 की वैल्यू आपके पास 1.5 है और E1 की वैल्यू आपके पास 0.45 है। इसे हम करेंगे सॉल्व कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आता है 0.73 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है हमारे पास 0.73 टेस्ला। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली जो हमें रिक्वायर थी। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो फिर उसमें 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर 15.2 पर। ये आपके पास है फ्लक्स डेंसिटी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फोर्स होर्सशू मैग्नेट ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपके पास जो होर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है B से, ये है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, उसके बाद है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वायर की जो लेंथ है हमारे पास
लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ वायर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसको हमने मूव करवाया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है, स्पीड है जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। और जिस एंगल से हमने मूव करवाया है θ1 वो हमारे पास है 60, एंगल क्या है आपके पास 60। ओके जी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इसका 60 का, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, कितना एंगल बनता है 30 डिग्री, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें थीटा से, और इस थीटा में से यहां तक एंगल कितना बनेगा, यहां तक इस लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 बनता है। तो आप यहां पर 90 माइनस θ1 भी लिख सकते हैं, ये वाला 90 माइनस 60 ये आपके पास 30 आता है। ओके जी, एंगल भी आपके पास आ गया, वेलोसिटी भी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ आपने फाइंड करना है। तो मोशनल ईएमएफ वाला रिलेशन लगाएंगे, इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। V आपके पास 1 है, B आपके पास 0.5 है, L आपके पास 0.05 है और साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद बच्चों आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपके पास आता है 1.25 10⁻² वोल्ट। ये था आपके पास 15.2 सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास डेटा गिवन क्या है। 15.3 आपके पास अ कॉइल हैज 10 लूप्स, एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 10, नंबर ऑफ लूप्स 10 है। ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ, हर लूप का जो एरिया है हमारे पास वो है 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर, हर लूप का एरिया ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप ऑल टाइम। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं 0.05 टेस्ला से 0.06 टेस्ला में, तो यहां से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा B2 माइनस B1। B2 आपके पास है 0.06 माइनस 0.05, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला आ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है ये कितने टाइम में हुई है, ये हुई है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस टाइम के लिए आपने एवरेज ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है। अब बच्चों बहुत ही आसान है, यहां पर आपने जो रिलेशन पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वो था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। तो ये माइनस का जो डायरेक्ट साइन है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, इसको आप इग्नोर कर देंगे और यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। n आपके पास कितना है 10। अच्छा यहां पर आपके पास जो फ्लक्स है, बल्कि अभी नई वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो आपके पास चेंज इन फ्लक्स है ये होगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ओके जी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.01 टेस्ला और एरिया आपके पास है 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से
आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो आती है 0.015 10 रेज़ पर -3 वेबर ये आ। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। E इज इक्वल टू एन, आपके पास 10 लूप्स हैं, चेंज इन फ्लक्स आपके पास है 0.015 10 रेज़ पर -3 और टाइम आपके पास कितना था 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड। इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है 1.5 10 रेज़ पर -3 वोल्ट्स, 1.5 10 रेज़ पर 3 वोल्ट्स। तो ये आपके पास 10 लूप्स का एवरेज ईएमएफ आ गया। ये था बच्चों आपके पास 15.3 न्यूमेरिकल। इसके बाद हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 15.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 15.4। 15.4 के अंदर वो आपको कहता है कि आपके पास सर्कुलर कॉइल हैज 10 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 10 नहीं सॉरी 15 नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 15 ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। और हर रिंग का जो रेडियस है, रेडियस वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर ईच, या इसको 2 10 रेज़ पर -2 मीटर भी आप रेडियस को लिख सकते हैं। ओके जी। द प्लेन ऑफ कॉइल लाई एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। अब जो प्लेन ऑफ लूप कॉइल है वो 40 डिग्री के एंगल के साथ है, मतलब θ1 कितना है 40 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर आप इसका एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, तो आप 90 - 40 करेंगे, 90 - 40, तो 90 - 40 आपके पास कितना बनता है 50। तो एंगल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा 50। और इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2 टेस्ला जी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.2 टेस्ला। इफ द फील्ड इज इंक्रीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड को 0.2 से 0.5 टेस्ला में इंक्रीज कर दिया जाए, कितने टाइम के अंदर इसे इंक्रीज कर रहे हैं 0.2 सेकेंड के अंदर, तो फिर आपने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। आपने इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। रिलेशन यहां भी वही रिलेशन लगेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, n del phi बाय del t। लेकिन आपके पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं है, फ्लक्स होगा del b डॉट a, del b डॉट a। डॉट खत्म करेंगे तो आपके पास आएगा del b a cos ऑफ थीटा। अब आपके पास इस एरिया की भी वैल्यू नहीं है। एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और cos ऑफ थीटा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 और B2 आपको गिवन है, यहां से आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, B2 माइनस B1। B2 आपके पास 0.5, B1 आपके पास 0.2, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला आ गई। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.3, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपके पास है 2 10 रेज़ पर -2 का स्क्वायर और cos ऑफ 50 डिग्री। तो यहां से आप चेंज इन फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आती है 2.42 10 रेज़ पर -4 वेबर, 2.42 10 रेज़ पर -4 वेबर। जब चेंज इन फ्लक्स आपने निकाल लिया, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अब आप यहां पर E इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रिंग्स वो आपके पास 15 है, 15 चेंज इन फ्लक्स आपके पास ये है 2.42 10 रेज़ पर -4 और डेल टी टाइम आपके पास कितना है 0.2 सेकेंड।
तो इसे अब बच्चों सारी वैल्यूज को करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 1.8 10 रेज़ पर कितना है -2 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास 15.4। अब हम चलते हैं 15.5 की तरफ। मेरा ख्याल है 15.5 तक ही करते हैं, मेरी छुट्टी होगी। 15.5 जी 15.5 आपके पास है 2 coils are placed side by side, 2 coils आपके पास साइड बाय साइड प्लेस की हैं, and EMF 0.4 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil। हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करते थे, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल IP बाय डेल T ये हमारे पास है 200 एम्पियर पर सेकेंड, और हमने जो ईएमएफ इंड्यूस किया है वो होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और वो हमारे पास है 0.8 वोल्ट का। एक कॉइल के अंदर 200 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा है, दूसरी कॉइल में 0.8 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस एम फाइंड करना है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन में ये रिलेशन पढ़ा था, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी ये किसके बराबर था, एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। अब आपने एम की वैल्यू निकालनी है, इस सबको उठा के इधर ले जाएं, तो एम इज इक्वल टू सेकेंडरी ओवर डेल IP बाय डेल T। अब सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास कितने हैं 0.8, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है आपके पास 200। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आता है 4×10⁻³ हेनरी, या इसको आप 4 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 मिली हेनरी। ये था आपके पास 15.5। 15.6 अब पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, दो कॉइल्स हैं, उनके पेयर की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास है एम, ये है 0.75 हेनरी। ओके, इफ द करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, करंट को चेंज कर रहे हैं 0 to 10 एम्पियर, तो आपके पास चेंज इन करंट 0 to 10 एम्पियर है, तो चेंज इन करंट आपके पास 10 एम्पियर ही होगा। 0 to 10 है तो डिफरेंस लेंगे, चेंज फाइंड करेंगे तो 10 एम्पियर ही हमारे पास आएगा। और ये जो हम करंट चेंज कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं, वो टाइम आपको गिवन है 0.025 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी, आपने बताना है ईएमएफ इन सेकेंडरी, कि सेकेंडरी के अंदर कितना ईएमएफ है, सेकेंडरी के अंदर आपने ईएमएफ फाइंड करना है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स आपने फाइंड करना है। इफ द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स, अगर आपके पास सेकेंडरी टर्न्स जो हैं, सेकेंडरी टर्न्स ये कितने हैं 500 सेकेंडरी टर्न्स हैं, तो आपने चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है, चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है। तो एक आपने ये चीज फाइंड करनी है, दूसरी आपने ये चीज फाइंड करनी है। चलिए, तो हम पहले ए फाइंड करते हैं। ए में हमें ईएमएफ इन सेकेंडरी फाइंड करना, उसका रिलेशन सिंपल सा है, एम और डेल IP बाय डेल T, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो रिलेशन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, एम की वैल्यू आपके पास है 0.75, चेंज ऑफ करंट आपके पास है 10 एम्पियर, टाइम आपके पास है 0.025 सेकेंड।
तो इसे अब आप करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने से ये आपके पास आता है 300 वोल्ट्स। कितने आते हैं? 300 वोल्ट्स। इसके बाद हमने चेंज इन फ्लक्स डिफाइन करना है। चेंज इन फ्लक्स डिफाइन करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला रिलेशन यूज करेंगे। वो था E इज इक्वल टू N डेल फाई बाई डेल टी। तो हमने ये चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है। ओके जी। अब आप इस डेल टी को इधर लेकर जाएंगे, इस N को इधर लेकर जाएंगे, तो E मल्टीप्लाई बाय डेल टी डिवाइडेड बाय N, ये आपके पास आ गया डेल फाई। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? 500। और ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है? 300। कितने टाइम के अंदर हुआ है? 0.025 सेकेंड। तो यहां पर आप लिखेंगे 300, टाइम आपके पास 0.025 और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं? 500। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स आता है, कितना आता है चेंज इन फ्लक्स? 1.5 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 वेबर। तो ये आ गया आपके पास चेंज इन फ्लक्स। तो 15.6 के अंदर उसने दो बातें पूछी थी आपसे। एक उसने आपसे पूछा था ईएमएफ, सेकेंडरी के अंदर कितना ईएमएफ होगा, और दूसरा उसने पूछा था चेंज ऑफ फ्लक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 15.7 टोटल न्यूमेरिकल कितने हैं? 18। ओके, तो 15.7 सोलिनाइड हैज 200 टन्स। एक हमारे पास सोलिनाइड है और उस सोलिनाइड के अंदर है 250 टन्स। कितने नंबर ऑफ टन्स हैं? 250 नंबर ऑफ टन्स हैं। एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस है 2.4 मिली हेनरी, या सेल्फ इंडक्टेंस बनता है 2.4 10⁻³ हेनरी। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज, अगर करंट जो है, अगर करंट हमारे पास कितना हो, करंट है आपके पास 2 एम्पेयर। अगर करंट 2 एम्पेयर है तो आपने बताना है कि फ्लक्स कितना है। आपने क्या चीज बतानी है? फ्लक्स बतानी है। ये पहले नंबर पे आ गया फ्लक्स। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट, अगर करंट चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसका हम डेल आई बाय डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास है 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास 20 एम्पेयर पर सेकेंड है तो आपने बताना है दूसरे नंबर पर इंड्यूस ईएमएफ। क्या चीज बतानी है? इंड्यूस ईएमएफ बताना है। अब आपके पास बच्चों ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, पहले हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो हमने पढ़ा था एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन फाई किसके बराबर है? एल आई के, और यहां से फाई बराबर होगा एल आई डिवाइडेड बाय एन। तो एल आपके पास है 2.4 10⁻³ करंट आपके पास है 2 एम्पेयर और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हैं 250। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स आएगा 1.92 10⁻⁵ वेबर। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स जो हमने पहले नंबर पे फाइंड करना था। दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां हम सेल्फ इंडक्शन वाला रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन E इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल टी। सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन E इज इक्वल टू डेल I बाय डेल टी।
तो L आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 2.4 10⁻³ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये कितना है हमारे पास, ये है 20। तो इन दोनों इक्वेशंस को 20 को 2.4 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 48 10⁻³ वोल्ट, या फिर आप इसको 48 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद 15.8 पर चलते हैं। ये तो 15.7 15.8 इससे अगला नेक्स्ट आपके पास 15.8 पहले स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अ सोलिनॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर। सोलिनॉइड की लेंथ ऑफ सोलिनॉइड L ये है 8 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको सोलिनॉइड की जो लेंथ है इसको आप 0.08 मीटर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया सोलिनॉइड का ये हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम एरिया को 0.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी स्क्वायर है तो सेंटी होता है 10⁻², तो सेंटी का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ओके जी। हैज 520 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें जो टर्न्स की तादाद है n वो है हमारे पास 520 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके, उसके बाद when the core is air, if current in solenoid increase from 1.5 ampere in 0.5, find the magnitude of induced EMF। अगर इसमें जो करंट इंक्रीज है, इंक्रीज इन करंट, अब इंक्रीज इन करंट ये भी तो चेंज इन करंट ही होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ये है 1.5 एम्पेयर इंक्रीज इन करंट, और कितने टाइम के अंदर ये हुआ है, ये कितने टाइम में इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 0.2 सेकेंड के अंदर। तो आपने क्या चीज फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस। पहले नंबर पे सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है आपने, L की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पर आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ये दो चीजें बच्चों आपने फाइंड करनी है। ओके जी, पहले नंबर पे हम फाइंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। पहले हम फाइंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर AL। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर है म्यू नॉट n स्क्वायर AL। ओके, ये जो स्मॉल n है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर आप स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n/L लिखेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ n स्क्वायर है तो n स्क्वायर होगा कैपिटल N स्क्वायर L स्क्वायर। और ये जो आपके पास म्यू नॉट है ये भी कांस्टेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो इस हिसाब से अगर हम लिखते हैं L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर की वजह लिखेंगे n स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, और ये हो गया AL। एक L यहां से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट
एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। म्यू नॉट की बजाय लिखेंगे 4 पाई 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स एन आपके पास कितना है 520। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है 0.08। एरिया आपके पास कितना है, एरिया कितना है आपके पास 0.5 10⁻⁴। 0.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये जो आपने 4 पाई लिखा है, इसकी बजाय आप 4 पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आती है 2.12 10⁻⁴ हेनरी। ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गई पहले नंबर पे जो आपने फाइंड करना था। दूसरे नंबर पर आपने क्या चीज फाइंड करनी है, इंड्यूस ईएमएफ। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का एक रिलेशन है सेल्फ इंडक्शन के केस के अंदर, E इज इक्वल टू एल डेल आई बाय डेल टी। अब क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं 2.12 10⁻⁴। चेंज इन करंट आपके पास, ये चेंज इन करंट है। चेंज इन करंट कितना है आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाय टाइम, ये टाइम इंटरवल भी है आपके पास, डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। तो यहां पर आप इसको 2.12 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनता है 1.6 10⁻³ वोल्ट्स या फिर 1.6 मिली वोल्ट। ये बच्चों आपके पास आ गया 15.8 न्यूमेरिकल। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है 15.9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15.9। करंट थ्रू कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर इन 0.05 सेकेंड। तो करंट चेंज हो रहा है, मतलब I1 करंट आपके पास है 100 मिली एम्पेयर। अब इस मिली को एम्पेयर में चेंज करने के लिए आप इस 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पेयर आ जाएगा आपके पास। और I2 जो है आपके पास वो है 200 मिली एम्पेयर। इस 200 को भी आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 एम्पेयर आ जाएगा I2। ये करंट चेंज हो रहा है कितने टाइम के अंदर, साथ में टाइम दिया है हमें 0.005 सेकेंड। यहां से आप चेंज इन करंट भी फाइंड कर सकते हैं। वो होगा आपके पास I2 माइनस I1। 0.2 माइनस 0.1, ये आपके पास 0.1 एम्पेयर आपके पास चेंज इन करंट आ गया। तो 0.1 एम्पेयर करंट चेंज हो रहा है 0.005 सेकेंड के अंदर। An induced EMF over 40 millivolt is produced in the coil। कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो है 40 मिलीवोल्ट। 40 मिलीवोल्ट, इसको भी 40 को आप 1000 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.40 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। ये EMF आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, पहले नंबर पर आपने फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। आपने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है, आपने L फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरे नंबर पर फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। दूसरे नंबर पर आपने इंक्रीज इन एनर्जी फाइंड करनी है, इंक्रीज इन एनर्जी डेल E फाइंड करना है। ये दो चीजें इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने फाइंड करनी है। एक आपने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है इंक्रीज इन एनर्जी। ओके जी, पहले नंबर पे हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा है सेल्फ इंडक्शन के अंदर पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल टी। ये किसके बराबर था, L del I by del T। Rate of change of current in a coil induces EMF in itself। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन थी। अब आपने इस L की वैल्यू निकालनी है, del T को इधर लेकर आए
तो ई के साथ डेल टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो डेल आई इससे डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास एन। तो L इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपके पास है 0.4, टाइम है 0.005 सेकंड और चेंज इन करंट आपके पास है 0.1। अब इसको आप करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2 × 10⁻³ हेनरी, या इसको आप 2 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गई सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी, और एनर्जी का जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो हमारे पास था 1/2 Li², 1/2 Li²। लेकिन यहां पर बच्चों आपके पास I2² माइनस 1/2 Li1², ये होगा इंक्रीज इन एनर्जी। इसी रिलेशन से आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 L कॉमन लेके I2² माइनस I1², इसको आप सॉल्व करके वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे जी। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, L की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वो है आपके पास 2 × 10⁻³ और I2², I2 आपके पास क्या था, ये I1 आपने निकाला था, I2 आपके पास है 0.2² और I1 आपके पास है 0.1²। लो बच्चों, इसको अब आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.03 10⁻³ जूल, या फिर इसको 0.03 मिली जूल भी आप लिख सकते हैं। तो ये था 15.9। अब हम चलते हैं 15.10 की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट 15.10, अगला न्यूमेरिकल आपके पास आ गया 15.10। इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सी चीज गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। लाइक एनी फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी, दूसरी फील्ड्स की तरह अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी स्टोर करता है। तो फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस। आपने एनर्जी फाइंड करनी है। इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की है वो एनर्जी आपने फाइंड करनी है विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसने जो आपको दी है उसकी वैल्यू है 7×10⁻⁵ टेस्ला। ओके, इफ द स्पेस ऑक्युपाइज एन एरिया, अगर उस स्पेस का जो एरिया है वो है 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर एंड हैज अ हाइट, और उस एरिया की जो हाइट है, हाइट को h से रिप्रेजेंट करें या फिर L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये है हमारे पास 750 मीटर, ये उसकी हाइट है। अब आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें इस फील्ड के अंदर स्टोर होगी। इसमें बच्चों ये जो आपके पास परमिएबिलिटी थी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हमने म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया था। तो इसकी वैल्यू थी आपके पास 4π10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये जो वैल्यू है ये आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था 1/2 B²/μ0 × AL। फार्मूला क्या था, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड 1/2 B²/μ0 × AL। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 मैग्नेटिक फील्ड है 7×10⁻⁵, इसका लेंगे स्क्वायर, μ0 आपके पास है 4π, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें, 10⁻⁷। एरिया आपके पास है 10⁻⁸ और हाइट या लेंथ आपके पास है 750। इसके बाद बच्चों इसको आप करेंगे सॉल्व, कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे
और आपके पास इसकी वैल्यू आती है 1.5 10⁹ जूल। ये आपके पास आ गई एनर्जी। ये था बच्चों छोटा सा न्यूमेरिकल 15.10 कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, लेंथ और परमिबिलिटी आपको पता है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एनर्जी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आते हैं 15.11 की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 15.11 इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है और हमसे क्या पूछा गया है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड, एक स्क्वायर कॉइल है और उसकी जो साइड है, एक साइड वो लेंथ है या विड्थ है वो है 16 सेंटीमीटर। 16 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.16 मीटर उसकी आपके पास वन साइड आ गई। अगर बच्चों स्क्वायर कॉइल है, कॉइल कौन सी है? स्क्वायर कॉइल। अगर आपके पास स्क्वायर कॉइल है तो उसका हम एरिया निकालते हैं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16 तो ये आपके पास आ जाता है 256 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आपने इसका एरिया भी फाइंड कर लिया स्क्वायर कॉइल का। इसके बाद वो कह रहे हैं 200 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हैं 200। ओके, रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं 0.05 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इफ द पीक ईएमएफ, अगर पीक ईएमएफ, पीक या मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास 12 वोल्ट है, तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल? आपने क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपने ओमेगा फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों यहां पे हम रिलेशन लगाएंगे मैक्सिमम ईएमएफ का। आपने पढ़ा था मैक्सिमम ईएमएफ का रिलेशन। मैक्सिमम ईएमएफ जब एसी जनरेटर के अंदर जनरेट होता है ई नॉट, ये था NWAB के बराबर। NWAB के बराबर आपने इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब वैल्यूज को इधर ले आए। ई नॉट ओवर NAB ये बराबर हो जाएगा ओमेगा के। अब वैल्यूज पुट कर दें। ई नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है? 12 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है 200। एरिया आपके पास है 256 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला। इसे बच्चों आप करें सॉल्व कैलकुलेटर से, आपके पास ये आता है 47 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी 47 रेडियन पर सेकेंड। ओके जी, जस्ट आपको गिवन डेटा मौजूद था, वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल लिया। इसके बाद चलते हैं 15.12 की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये था 15.11 और 15.12 अगला न्यूमेरिकल है आपके पास। जनरेटर हैज अ रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ 360 टर्न्स। एक आपके पास जनरेटर है और उसमें 360 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। द कॉइल रोटेट एट, कॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो है हमारे पास 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं 420। रेवोल्यूशन के अंदर एंगल होता है 2 पाई और मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड। या फिर आप इसको लिखें 420 2 पाई की बजाय पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 60। इसे आप करें सॉल्व तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आती है 43.96 रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ओके जी, इसके बाद इन 0.14 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.14 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस बाय जनरेटर, जनरेटर के अंदर जो पीक वैल्यू ईएमएफ की जनरेट हुई है वो है हमारे पास 50 वोल्ट।
पीक वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट ईएमएफ। इफ द कॉइल इज 50 सेंटीमीटर वाइड, अगर उस कॉइल की जो विड्थ है, कॉइल की विड्थ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या फिर 5 को कर दे 100 पे डिवाइड, 0.05 मीटर अगर उसकी विड्थ है, विड्थ को हम b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल आपने फाइंड करना है, लेंथ को हम l से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके जी, तो यहां भी हम रिलेशन लगाएंगे, मैक्सिमम ईएमएफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ वाला E नॉट इज इक्वल टू NWAB, NWAB। लेकिन जो आपके पास एरिया है, एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, विड्थ को B से रिप्रेजेंट किया, तो इसी A की बजाय हम क्या लिखेंगे, E नॉट इज इक्वल टू NW L क्रॉस B इंटू कैपिटल B। और आपने क्या चीज फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। इस सारी वैल्यूज को इधर ले, ये हो जाएगा E नॉट ओवर N ओमेगा B इंटू कैपिटल B, ये लेंथ के बराबर आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ कितनी है हमारे पास, ये है 50 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 360, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वो आपने फाइंड की थी 43.96, विड्थ कितनी है इसकी 0.05, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.14। इसे बच्चों करते हैं सॉल्व, तो लेंथ हमारे पास आएगी, लेंथ की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 45 10⁻² मीटर, या फिर इसको 45 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गई लेंथ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ कॉइल, ये उस कॉइल की साइड की लेंथ आ गई। ये था बच्चों 15.12। अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर 15.13। नेक्स्ट कौन सा न्यूमेरिकल है हमारा 15.13। 15.13 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इट इज डिजायर्ड टू मेक एसी जनरेटर दैट प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ईएमएफ। हमने एक जनरेटर बनाना है जिसकी मैक्सिमम ईएमएफ 5 किलो वोल्ट हो, या इसको लिख सकते हैं आप 5 10 की ताकत 3 10⁻³ वोल्ट, ये आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ कितनी हो विद 50 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। अ कॉइल ऑफ एरिया, ऐसी कॉइल जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, हैविंग 200 टन्स, और इसके 200 नंबर ऑफ टन्स हो आर्मेचर की। What should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotate? आपने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को रोटेट किया जाएगा। ओके, तो यहां पे बच्चों वही रिलेशन लगाएंगे हम, मैक्सिमम ईएमएफ वाला E नॉट इज इक्वल टू N ओमेगा AB, लेकिन यहां ओमेगा की बजाय हम लिखेंगे 2 पाई f, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, तो इस ओमेगा की बजाय हम लिखेंगे E नॉट N, इसकी बजाय लिखेंगे 2 पाई f A इंटू B। अब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यूज को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा E नॉट 2 पाई f, पहले लिख दें 2 पाई f N इंटू A, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है। अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है, जैसे मैक्सिमम ईएमएफ आपको दिया हुआ है 5 किलो वोल्ट, 5 10⁻³ और 2 पाई की वैल्यू 3.14, 50 आपके पास है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 200, एरिया आपके पास है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसे अब हम करते हैं सॉल्व करने के बाद आपके पास की वैल्यू आती है 0.08 टेस्ला, 0.08 टेस्ला। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई है कि अगर कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो उसमें 5 किलो वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये था 15.13। अब हम आते हैं
15.14 की तरफ। 15.14 अगला न्यूमेरिकल। बैक ईएमएफ इन मोटर इज 120 वोल्ट। बैक ईएमएफ जो है मोटर के अंदर, बैक ईएमएफ इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है 120 वोल्ट। ओके, व्हेन मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसको ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है आपके पास 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके ओके, इसके बाद वो कहता है व्हाट इज द बैक ईएमएफ, कितना होगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ आपने फाइंड करना है, E2 आपने फाइंड करना है व्हेन मोटर टर्न, जब मोटर को टर्न करते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के साथ ओमेगा 2 के साथ, और ये है 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये भी बच्चों बहुत आसान है। इसमें आपने इस E1 के लिए रिलेशन लिखना है, E1 NWAB, लेकिन यहां लिखेंगे ओमेगा 1, और सेकंड बैक ईएमएफ के लिए E2 के लिए लिखेंगे N ओमेगा 2 AB। अब इन दोनों इक्वेशंस का आपने रेशो ले लेना है। हम डिवाइड करते हैं E2 डिवाइडेड बाय E1, E2 N ओमेगा 2 AB डिवाइडेड बाय N ओमेगा 1 AB। AB से AB, N से N कैंसिल, E2 ओवर E1, ये आ गया ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। आपने तो E2 फाइंड करना है, तो ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1, E1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। E2 आपके पास था 3360 और ओमेगा 1 आपके पास था 1680 और E1 आपके पास था 120। इसे हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। तो ये आती है हमारे पास 240 वोल्ट। 240 वोल्ट। अगर हम कॉइल को 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ मूव करवाएंगे तो जो आपके पास बैक ईएमएफ आएगा वो होगा 240 वोल्ट। तो ये था डियर स्टूडेंट 15.14 न्यूमेरिकल। इसके बाद चलते हैं 14.15 की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 15.15, 14 हमने कर लिया, अब 15.15 है। A DC motor operate at 240 volt। DC motor voltage of DC motor, DC motor का जो वोल्टेज है इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास 240 वोल्ट। ओके, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और इसकी जो रेजिस्टेंस है, मोटर की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है 0.5 ओम। ठीक है। When the motor is running at a normal speed, armature current is 15 एम्पियर। जब नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रही है तो आर्मेचर करंट हमारे पास I जो है ये है 15 एम्पियर। ओके, फाइंड द बैक ईएमएफ इन आर्मेचर। तो हमने फाइंड करना है बैक ईएमएफ, आर्मेचर के अंदर कितना बैक ईएमएफ होगा आपने वो फाइंड करना है। ओके जी, आपने रिलेशन पढ़ा था कि इनपुट वोल्टेज E प्लस आई आर, ठीक है, और ये ईएमएफ बैक ईएमएफ है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस आई आर को इधर ले आए तो ये बन जाएगा V माइनस आई आर। अब V आपके पास है 240 माइनस करंट आपके पास है 15, रेजिस्टेंस आपके पास है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बैक ईएमएफ आता है वो आता है 232.5 वोल्ट। ये आपके पास आ जाएगा बैक ईएमएफ। 15.16,
अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। A copper ring has a 4 centimeter radius of 4 centimeter। एक कॉपर रिंग है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्न 1 है, एक कॉपर रिंग है और उसका जो रेडियस है r वो है 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर का उसका रेडियस है। रेजिस्टेंस है 1 मिली ओम और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस R 1 मिली ओम या फिर इसको 10⁻³ ओम भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है 0.2 टेस्ला से 0.4 टेस्ला, तो यहां से आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें। B2 माइनस B1, 0.4 माइनस 0.2, 0.2 टेस्ला आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। इन अ टाइम इंटरवल, कितने टाइम के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, वो टाइम इंटरवल है 5 × 10⁻³ व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो आपने बच्चों करंट फाइंड करना है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपने करंट कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, करंट फाइंड करने के लिए हम जो रिलेशन लगाएंगे वो होगा I इज इक्वल टू E और R। ये जो आपके पास E है वो EMF है और ये R, लेकिन हमारे पास EMF की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले हम EMF फाइंड करेंगे E इज इक्वल टू M del phi बाय del t वाले रिलेशन से, तो हम EMF फाइंड कर लेंगे। लेकिन आपके पास फ्लक्स की वैल्यू भी नहीं है, तो फिर फ्लक्स फाइंड करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एरिया की बजाय लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है 0.2, पाई हमारे पास है 3.14, आर जो रेडियस है आपके पास वो है 0.04 और इसका लेंगे स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास चेंज इन फ्लक्स आएगा। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आती है 10.048 10⁻⁻⁴ वेबर। फिर इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, हमारे पास एक कॉइल है, एक रिंग है तो 1 है, इसकी बजाय लिखेंगे 1। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो है 10.48 10⁻⁴ और टाइम कितना है हमारे पास 5 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ तो इसे आप करें सॉल्व। आपके पास जो EMF की वैल्यू आती है वो आती है 2.01 10⁻⁻1 वोल्ट, माइनस या इसको आप लिखें 0.201 वोल्ट, ये आपके पास आ गया बैक EMF। अब इस रिलेशन में देन अब आप करंट फाइंड करेंगे। करंट I इज इक्वल टू E ओवर R। E की वैल्यू आपके पास है 0.201 और R आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, ये है 10⁻³ इसे आप करें सॉल्व तो आपके पास करंट की वैल्यू आती है 201 एम्पियर। ये आपके पास 201 एम्पियर करंट आ गया और यही करंट आपने डिटरमाइन करना था। इसके बाद ये था 15.16। अब आते हैं 17 पर। 15.17 A coil of 10 turns, आपके पास एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 10 नंबर ऑफ टर्न्स है एक कॉइल के एंड 35 सेंटीमीटर के एरिया, और उसका जो एरिया है, एरिया आपके पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 35 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसका एरिया। ओके जी, इट्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ये 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। सो इफ द कॉइल इज पुल्ड फ्रॉम द फील्ड इन 1 सेकेंड, अगर कॉइल को हम
1.0 सेकंड के अंदर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेते हैं, तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। आपने इस कॉइल में जो ईएमएफ है वो बताना है कितना है। देखिए, जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां कॉइल में जीरो हो जाएगी, इसीलिए यही 0.5 टेस्ला है आपके पास। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी 0.5 टेस्ला ही होगी। और आपने ईएमएफ फाइंड करना है तो E इज इक्वल टू एन डेल फाई बाय डेल टी वाला रिलेशन यूज करेंगे, या फिर लिखेंगे डेल फाई के डेल बी ए बाय डेल टी। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10 है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, एरिया है 35 10⁻⁴, टाइम है हमारे पास 1.0। इसे हम करते हैं कैलकुलेटर से सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाता है 1.75 10⁻² वोल्ट। तो ये बच्चों आपके पास 1.75 10⁻² वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर एक कॉइल जिसका एरिया इतना है, नंबर ऑफ टर्न इतने हैं, इतने टाइम के अंदर वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इतना ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा। इसके बाद 15.18 लास्ट न्यूमेरिकल 15.18 ये आपके पास आखिरी न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। मेन सप्लाई मतलब एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसकी जो प्राइमरी वोल्टेज है जिसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास है 240 वोल्ट। ओके जी, 240। इट इज डिजायर्ड टू ऑपरेट, हम चाहते हैं कि इसको 12 वोल्ट पर ऑपरेट करें, मतलब कि इसका सेकेंडरी वोल्टेज हम चाहते हैं ये 12 वोल्ट हो। ओके, और 30 वाट का लैंप हम जलाना चाहते हैं, मतलब जो आपके पास आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर ये आपके पास इसको पी आउट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 30 वाट का लैंप। ओके जी, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट इन प्राइमरी। पहले नंबर पे आपने फाइंड करना है करंट इन प्राइमरी, आपने करंट प्राइमरी करंट फाइंड करना है, आईपी फाइंड करना है, एंड ट्रांसफार्मर रेशो। दूसरे नंबर पे आपने ट्रांसफार्मर रेशो फाइंड करना है। ट्रांसफार्मर रेशो आपके पास क्या है, NSNP, ये आपने फाइंड करना है। तो ये दो चीजें आपने डिटरमाइन करनी है। तो पहले हम आइडियल ट्रांसफार्मर वाला रिलेशन लगाते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या था, इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमारे पास क्या थी, सेम। इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमारे पास थी सेम। इनपुट पावर को हमने लिखा था VPIP और आउटपुट पावर को लिखा था VSIS, लेकिन यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट पावर हमें गिवन है। आपने प्राइमरी करंट निकालना है IP, तो ये हो जाएगा आउटपुट पावर ओवर प्राइमरी वोल्टेज। आउटपुट पावर आपके पास है 30 और प्राइमरी वोल्टेज आपके पास है 240। तो अगर आप इसको डिवाइड करें, 30 को डिवाइड करें 240 पर, आपके पास आता है 0.125 एम्पियर। तो ये आपने प्राइमरी करंट फाइंड कर लिया, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ट्रांसफार्मर रेशो, वो आपने फाइंड करना है NS/NP, ये बराबर होता है VS/VP के। और VS सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास है 12 वोल्ट और प्राइमरी वोल्टेज आपके पास है 240। तो ये कितना आएगा, 1/20, ये आपके पास NS/NP, ये आपके पास आ गई ट्रांसफार्मर रेशियो। डियर स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 15 जिसके न्यूमेरिकल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह चैप्टर 16 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।